गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, राधे राधे। मैं मोहित कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल फिजिक्स पोडियम पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या है। हमें यह समझना है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स काम कहां आता है, हमें इसमें क्या क्या स्टडी करनी होती है, क्योंकि 12th की पूरी फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर ही बेस्ड है। यहां पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले तो हमें चर्चा करनी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, कि सर ये चर्चा क्या होती है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, हमें ये समझा दो। हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा करनी है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 12th में हमें दो बुक्स पढ़नी पड़ती है। सबको पता है कि 12th क्लास की फिजिक्स की बुक में आपके पास दो पार्ट्स में दो बुक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। अच्छा, पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 2 के अंदर आपको मेन 3 टॉपिक्स का स्टडी करना होता है। एक होता है हमारे पास ऑप्टिक्स। जब ऑप्टिक्स की चर्चा आएगी तो हम ऑप्टिक्स की बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, एकदम बढ़िया आईआईटी लेवल से हम इसकी चर्चा करेंगे। ऑप्टिक्स बहुत बढ़िया टॉपिक है और हम बढ़िया तरीके से उसको समझेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा भाई, मॉडर्न फिजिक्स में क्या है? मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटम, न्यूक्लियाई, बेसिकली ये केमिस्ट्री है, तो इसके अंदर हम एटम, न्यूक्लियाई, परमाणु, नाभिक, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। एलईडी, डायोड, तो इन सब की चर्चा हम मॉडर्न फिजिक्स में करने वाले हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है, उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है, जिसके अंदर हम एलईडी, डायोड, फोटो पीएन जंक्शन डायोड, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे कि बेसिकली मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड होता है, तो वो मदरबोर्ड कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चिप्स वगैरह लगी होती है, ये सब हम सेमीकंडक्टर में समझते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फर्स्ट बुक, अगर मैं 12th की फर्स्ट बुक की बात करना चाहूं तो 12th की फर्स्ट बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई और नीट में लगभग 40% जो वेटेज है फिजिक्स में, वो 12th की फर्स्ट बुक का है। और 12th की फर्स्ट बुक में केवल आपको एक चीज पढ़नी है। 12th की सेकंड बुक में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन 12th की फर्स्ट बुक में आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है और वो है चार्ज। तो सर हमें केवल चार्ज की स्टडी करनी है, 12th की फर्स्ट बुक में, और चार्ज की स्टडी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बेसिक हमको पता चल गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज। जहां भी चार्ज की स्टडी आ जाए, समझ जाना हम लोग वहां इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। हमें चार्ज की स्टडी करनी है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमें किसकी स्टडी करनी है? चार्ज की स्टडी करनी है। ठीक है। तो कैसे चार्ज की स्टडी करेंगे? पहले तो मास्टर ये बता दे कि ससुरा चार्ज क्या होता है। चार्ज, तो अभी पहले हम चार्ज पे डिस्कशन करेंगे कि ये चार्ज क्या चीज है। अच्छा ठीक है सर, अगर हम चार्ज पे स्टडी करना चाहें तो देखो डिटेल में स्टडी हो सकती है चार्ज की, तो कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे बिहेव करता है। अच्छा, आपने ना एक चीज समझो पहले, सर चार्ज जो होता है ना, चार्ज, ये जो चार्ज नाम की चीज है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवेश, तो जो चार्ज होता है आवेश बेसिकली सर हमको इतना तो पता है, मैं वो बातें कर रहा हूं अभी जो आपको पहले से पता है। सर चार्ज ना 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब साला ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है, हमें इसकी चर्चा करनी है। देख, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ना एक न्यूट्रल बॉडी है, एक बॉडी है और ये न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल बॉडी, तो ये न्यूट्रल बॉडी कैसे है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब उदासीन वस्तु है मेरे पास। अच्छा, उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है? क्या उदासीन वस्तु का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी आवेश नहीं है? ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि उदासीन न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि ना तो इसमें कोई पॉजिटिव है ना इसमें कोई नेगेटिव है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, ये पाप है, ये अनर्थ है। सर अगर न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो सोच, अगर किसी बॉडी के अंदर 5 पॉजिटिव हैं, मैंने बोला 1 और 2 और 3 और 4 और 5, तो ये 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, और सर 1 और 2 और 3 और 4 और 5, ये 5 नेगेटिव चार्ज हैं।
तो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव है, तो ना तो पॉजिटिव जीत पाएगा ना नेगेटिव जीत पाएगा। तो इस पूरे की पूरी बॉडी पर कोई भी अपना अधिकार, कोई अपना कब्जा नहीं दर्शा पाएगा। इसलिए हम इस बॉडी को बोलेंगे न्यूट्रल, कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन इसके अंदर जितने पॉजिटिव है ना उतने ही नेगेटिव है। इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है। अब सोच, अगर मैं कुछ काला जादू करके, कुछ भयंकर काम करके, थोड़ी बहुत इसको 150-200 रुपए देके मैं इस बॉडी में से अगर नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालूं, कैसे भी बाहर निकालो, बट इसमें से अगर मैं मान लो नेगेटिव को बाहर निकाल लूं, मैंने इसमें से नेगेटिव निकाला, तो सोच अगर मैंने इसमें से नेगेटिव निकाला, तो अगर इसमें से आपने एक नेगेटिव निकाल लिया, पहले 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव थे। अब अगर मान लो इसमें से आपने एक नेगेटिव निकाल लिया, तो कितना बचा इसके पास? सर 4 नेगेटिव बचे और 5 तो पॉजिटिव ही है। 4 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है। अब सोच, अगर 4 नेगेटिव है 5 पॉजिटिव है, क्योंकि आपने एक नेगेटिव निकाल लिया, तो अब राजा कौन बनेगा यहां पर? जिसकी ताकत ज्यादा है। अब पॉजिटिव की ताकत ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव क्या बन जाएगा? राजा। तो सर यहां पर पॉजिटिव राजा बनेगा, तो ये बॉडी बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। ये धनावेशित वस्तु बन गई है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब होता है आपने उसमें से नेगेटिव चार्ज निकाला। और हमको बेसिकली पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है भाई। तो सर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, नेगेटिव निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकाले। तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हो, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सर चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे आया? जब मैंने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब मान लो मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन ना निकाले होते, मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं, तो अभी तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई इलेक्ट्रॉन निकालने से। अगर मान लो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो मैंने भाई साहब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लो इलेक्ट्रॉन दिए। जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब क्या मैंने नेगेटिव चार्ज दिया? हां नेगेटिव चार्ज दिया आपने, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया भाई। अच्छा, नेगेटिव चार्ज देने से ये बॉडी अब कैसी बन जाएगी? सर नेगेटिव चार्ज, पहले तो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव थे जब न्यूट्रल थी, चार्ज तो था इसमें, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव था। लेकिन अब मैंने इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज दे दिया। एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज देने से मान लो इसके पास 6 नेगेटिव हो गए और 5 पॉजिटिव है। अब कौन जीतेगा? अब नेगेटिव पॉजिटिव को बोलेगा, हाँ बता, अब पहले हम कम हुए थे, तूने अपना राज दिखा दिया था, अब हम ज्यादा हैं, अब दिक्कत होगी तुझे, अब राजा हम बनेंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो अधिकारी होगा, जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा। तो सर यहां पर 6 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, तो अब ये बॉडी कैसी बन गई? अब ये बन गई नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। तो सर हम एक बात समझ में आ गया कि चार्ज ना 2 टाइप का होता है, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जब आप उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो वो पॉजिटिव बन जाती है, जब आप उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपने ये क्या बताया चार्ज क्या होता है? आपने कब बताया कि चार्ज क्या होता है? आप तो ये बता रहे हो चार्ज 2 टाइप का होता है। इसको हमको पहले से ही पता है कि सर चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है, केमिस्ट्री वाले मास्टर ने सिखाया था हमको, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी। सर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, लो ये तो केमिस्ट्री में हमको पहले ही बता दिया गया था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेगेटिव चार्ज बॉडी और कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, आप तो ये समझाओ चार्ज क्या होता है। एक चीज मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूं। आपने 6ठी क्लास से जब से होश संभाला है, आपको साइंस की बुक थमाई गई थी। मैं ये नहीं मान रहा कि आपने उसके अंदर कुछ पढ़ा, बट हाँ इतना जरूर पढ़ा कि आपने उसका जो कवर पेज होता है वो तो देखा होगा। और कवर पेज पे एक डायग्राम बना होता है, ये ऐसा, एक नॉर्थ एक साउथ। और हाँ ये तो देखा है हमने, ये तो सर मैग्नेट होती है। और उसमें ऐसा डायग्राम भी बना हुआ था कि यहां से कुछ लाइंस निकल रही होती है। अच्छा मैं उस लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं साउथ के पास साउथ लेकर जाऊं किसी दूसरी मैग्नेट का, तो क्या होगा? साउथ साउथ को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा सर, दुश्मनी है इनके अंदर।
दुश्मनी है, दुश्मनी का मतलब रिपल्शन। और अगर मान लो मैं साउथ के पास नॉर्थ लेकर जाऊं तो साउथ के पास नॉर्थ लेकर जाओगे तो अट्रैक्शन होगा। तो सर साउथ और नॉर्थ में इन दोनों के अंदर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अपोजिट नेचर के पोल्स में अट्रैक्शन और सेम नेचर के पोल्स में रिपल्शन होता है। ऐसे अगर मैं इसके पास भी साउथ लेके जाऊं तो अट्रैक्शन होगा और नॉर्थ लेके जाऊं तो रिपल्शन होगा। ऐसा क्यों? अच्छा, रिपल्शन और अट्रैक्शन करवाने के लिए इनको टच करवाना पड़ता है क्या? कि जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये पेन है, ये नॉर्थ ये साउथ दोनों को पास में लेकर आए। अच्छा, टच करवाने के बाद में जागेंगे या पहले से ही जागे हुए हैं कि जैसे ही ये इसको देखेगा दूर से ही अपनी तरफ खींच लेगा? अच्छा, अगर मान लो ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, तो इनको टच करवाने पर ये रिपल्शन करेंगे या दूर से ही रिपेल कर रहे होंगे? दूर से रिपेल कर रहे होंगे। इसका मतलब इसके चारों तरफ इसकी औकात का एरिया, भाई साहब एक ऐसा एरिया है, इस नॉर्थ के चारों तरफ एक एरिया है, इस साउथ के चारों तरफ भी एक एरिया है। वो एरिया क्या होता है? उस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर ये अपनी औकात दिखा सकता है ना। तो सर ये जो एरिया है वो है मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके अंदर अगर आप दूसरे पोल को लेकर आओगे, दूसरे ध्रुव को लेकर आओगे, तो उस पर या तो अट्रैक्शन लगेगा या फिर रिपल्शन लगेगा। ऐसा हम 6th क्लास से जानते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, अब सोच इस पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अच्छा, मेरे पास ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो सर यहां पर तो रिपल्शन होगा, अच्छा यहां पर अट्रैक्शन होगा। अच्छा, अगर मान लो माइनस के पास माइनस लेकर आऊं तो रिपल्शन होगा। अच्छा, जैसे मैंने यहां पोल्स में बताया, पोल्स दूर से ही रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव टच करवाने पर रिपल्शन करेंगे या अट्रैक्शन करेंगे, या दूर से ही रिपल्शन और अट्रैक्शन करेंगे? अब आप कहेंगे सर दूर से ही करेंगे ना यार, टच थोड़ी ना करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये दूर से ही रिपेल करेंगे, ये दूर से ही अट्रैक्ट करेंगे और ये दूर से ही रिपेल करेंगे। प्लस प्लस में दुश्मनी, प्लस माइनस में प्यार, माइनस माइनस में दुश्मनी। सेम नेचर के चार्जेस में दुश्मनी होती है, रिपल्शन होता है, और अपोजिट नेचर के चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या इन चार्जेस के चारों तरफ भी इनका एरिया है? हाँ बिल्कुल, इनका एरिया है, वो एरिया जिसमें ये अपनी औकात दिखा सकते हैं। तो सर ये जो एरिया है ये औकात का एरिया है, औकात का एरिया। बिल्कुल एकदम देसी भाषा में फिजिक्स समझेंगे भाई साहब, औकात का एरिया, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ना नहीं सीखना पड़ता है, उसे फील करना पड़ता है। तो सर जैसे मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होता है, वैसे ही एक प्लस या माइनस के चारों तरफ भी एक एरिया होता है, और उस एरिया के अंदर ये अपनी औकात दिखा सकते हैं। औकात दिखाने का मतलब हुआ रिपल्शन या अट्रैक्शन कर सकते हैं, और इसी एरिया को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कि मैं ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जैसे मैग्नेट पोल्स के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें अपनी औकात दिखा सकता है। ठीक, प्लस प्लस रिपल्शन करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, और माइनस माइनस भी रिपेल करते हैं। अच्छा, अभी भी मास्टर तूने एक बात नहीं बताई, चार्ज क्या होता है? तूने ये बता दिया चार्ज 2 टाइप का होता है, तूने ये बता दिया सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है, अपोजिट नेचर के चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, चार्जेस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं औकात का एरिया, मैग्नेट्स के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसे हम बोलते हैं औकात का एरिया। बट आप तो हमें ये समझाओ ना कि ये चार्ज क्या चीज है। अच्छा ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। आओ एक और चीज समझें, आओ एक और चीज समझते हैं, एक और चीज समझते हैं। ठीक, आओ। अच्छा एक बात समझ, मान लो मैं आपके सामने एक चर्चा करूं कि मेरे पास ना एक कोई छोटी सी बॉडी है, पॉइंट बॉडी है, एक छोटी सी बॉडी है भाई, और यहां पर भी एक छोटी सी बॉडी है। ठीक, अच्छा इस पे भी चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इस पे भी चार्ज 0 है, कोई बॉडी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। रिपल्शन की अट्रैक्शन, तुम बोलोगे ना रिपल्शन ना अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज है। अट्रैक्शन और रिपल्शन तो चार्जेस में होता है ना सर, अट्रैक्शन और रिपल्शन चार्जेस में होता है। मतलब सर यहां पर नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना अट्रैक्शन का ना रिपल्शन का। सोच अगर मैं यहां बोलूं एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तुम फिर बोलोगे यार अभी तो सिखाया था यार रिपल्शन होता है। अच्छा ठीक है, रिपल्शन हो जाएगा।
मैं बोलूं एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तुम बोलोगे सर अट्रैक्शन हो जाएगा यार। अच्छा मैं बोलूं सर एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है, बताओ यहां पर क्या होगा सर? नो फोर्स। एक मिनट, यहां एक बॉडी पर चार्ज है, एक पे चार्ज नहीं है, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज ही नहीं है, तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। आगे जाके हम ये भी चर्चा करेंगे कि जब एक न्यूट्रल बॉडी होती है उसको दूसरी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, उसको हम इंडक्शन वगैरह बोलते हैं, तो इसको आप वहां लिंक मत करना, अभी सिर्फ मुझे कुछ समझाना है आपको। तो सर यहां पर देखो चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं था, नो फोर्स। दोनों के पास चार्ज था, रिपल्शन। दोनों के पास चार्ज था, अट्रैक्शन। दोनों के पास चार्ज नहीं था, एक के पास चार्ज था, एक न्यूट्रल थी, नो फोर्स। इसका मतलब दो बॉडीज के बीच में फोर्स तभी लगता है, उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में या दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स तभी लगता है जब दोनों पे चार्ज हो। अगर एक बॉडी पर चार्ज नहीं है और अगर दूसरी बॉडी पे चार्ज है या दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। एक मिनट, इसका मतलब अगर मान लो मैं किसी बॉडी को चार्ज दे दूं और दूसरी बॉडी को भी चार्ज दे दूं तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अट्रैक्शन और रिपल्शन शुरू हो जाता है। उससे पहले तो अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं था, देखो इनमें कोई भी फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे तुमने इसको चार्ज दिया रिपल्शन चालू हो गया, जैसे चार्ज दिया अट्रैक्शन चालू हो गया। इसका मतलब जब किसी बॉडी पर चार्ज आता है तो वो दूसरी चार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। अरे वाह, पता लग गया, पता लग गया, पता लग गया। चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। चार्ज दो टाइप का होता है, प्लस और माइनस। चार्ज आने पर बॉडी के चारों तरफ एक औकात का एरिया बन जाता है और उस औकात के एरिया में किसी दूसरे चार्ज को लेकर आओगे तो फोर्स लगेगा। तो सर समझ गए, सर हम समझ गए। आप हमें चार्ज के बारे में सिखाने वाले हो कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। सर चार्ज जो होता है ना, ये जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। चार्ज आने पर ही बॉडी अट्रैक्शन और रिपल्शन करती है। तो सर चार्ज का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, जिससे वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सॉरी थोड़ा सा खिसक गया उधर, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे। ठीक है, तो ये बनाता है। चार्ज किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये इसको आप देसी भाषा में बोलो तो सर चार्ज किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि वो दूसरे चार्ज बॉडीज को या तो अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। तो सर ये है चार्ज। तो हमने ये सीखा चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन कराता है या फिर अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या बनाता है। ठीक। अच्छा, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकाल लेना, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का आ जाना। तो सर इस तरीके से हमने चार्ज की चर्चा की और इसी पूरी चार्ज की स्टडी इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मुझे पूरी की पूरी 12th की फर्स्ट बुक के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है और उसमें चार्ज की स्टडी करनी है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये चार्ज की स्टडी कितने टाइप से करना है। आपने ये तो बता दिया चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जिससे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सके। अब आप ये भी समझा दो कि सर ये चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। अच्छा, अब ये भी बता दो चार्ज की स्टडी कैसे कैसे करेंगे। तो चार्ज की स्टडी दो टाइप से करेंगे मेरे यार। अबे तुम सुन रहे हो मेरे जिगर के छल्लो, चार्ज की स्टडी दो टाइप से करेंगे या तीन टाइप से करेंगे। सर चार्ज की स्टडी हम लोग तीन टाइप से करने वाले हैं। एक बार चार्ज को रेस्ट पे बिठाएंगे, उसे बोलेंगे देख मेरे बाबू तू बैठ जा आराम से, मैं तेरी स्टडी करना चाहता हूं। तो चार्ज को मैंने रेस्ट पे बिठा दिया। दूसरी स्टडी जो हम करेंगे वो करेंगे चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन करवाकर। हम बोलेंगे चार्ज भाई तू यूनिफॉर्म मोशन कर यार, तू यूनिफॉर्म मोशन करता क्यों नहीं है, प्लीज यूनिफॉर्म मोशन कर। तो हम उसको सेकंड टाइप की स्टडी में यूनिफॉर्म मोशन करवाएंगे। पहली स्टडी में रेस्ट पे बिठाएंगे,
दूसरी स्टडी में यूनिफॉर्म मोशन करवाएंगे, और तीसरी टाइप की जो स्टडी होगी उसमें हम उसे एक्सीलरेटेड मोशन करवाएंगे। अब सर रेस्ट का मतलब होता है वो बैठा हुआ है, वो रेस्ट में है, वो कहीं नहीं जा रहा, उसकी जो स्पीड है वो है 0। ये है रेस्ट का मतलब। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेक्टर कांस्टेंट है। और वेक्टर कांस्टेंट तभी हो सकता है, वेक्टर में ले दे के दो चीजें होती है, एक उसकी डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर कांस्टेंट है तो सर डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ये दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट। दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है और स्पीड भी सेम है। इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, वो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलेगा। ना वो स्पीड अप होगा ना वो स्पीड डाउन होगा। उस ससुरे का जो एक्सीलरेशन होगा ना वो 0 होगा। तो याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगा, बिना स्पीड बढ़ाए ना स्पीड कम करे। ठीक है, तो सर ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब हुआ वेलोसिटी जो है ना वो वेरिएबल है, अब कांस्टेंट नहीं है। और जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी मतलब एक्सीलरेशन 0 की नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा, तो एक्सीलरेशन अब नॉन जीरो होगा भाई साहब, 0 नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं, मान लो मैं चल रहा था, पहले मैं चला 2 की स्पीड से, फिर मैं चला 3 की स्पीड से, फिर 5 की स्पीड से, तो अब मेरी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैं चल तो सीधी डायरेक्शन में ही रहा हूं, लेकिन सर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल होने का मतलब ये होता है या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, या डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, या सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। वेलोसिटी वेरिएबल होने का मतलब है, वेलोसिटी वेरिएबल होने का मतलब है कि वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं एक जो चार्ज पार्टिकल है ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वो एक्सीलरेटेड मोशन है। तो सर्कुलर मोशन इज ए एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही होगी भाई। ओके, तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो सर ठीक है, हम इन 3 टाइप से चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, रेस्ट में सर अगर एक बात बताओ, अगर चार्ज रेस्ट में बैठा होगा तो मैंने अभी भी समझाया कि चार्ज के चारों तरफ उसकी औकात का एरिया होता है, और उस औकात के एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां भी चार्ज बैठा होगा ना वो अपनी चारों तरफ ना एरिया लेके बैठा होगा, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो वो उस पर फोर्स लगा देगा, लात मार देगा, घुसे मारेगा और बोलेगा भाग जाए यहां से। या फिर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा पॉजिटिव के पास तो वो उसे बोलेगा आजा मेरे पास बैठ, तेरी फोटो खींचूं। ठीक, तो सर ऐसा होगा। अच्छा, रेस्ट पे चार्ज होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। रेस्ट में रखा हुआ चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर मान लो मैंने कहा कि चार्ज मोशन में है, तो सर अगर चार्ज मोशन में है तो एक बात सिंपल सी बता, कॉमन सेंस, चार्ज के चारों तरफ उसका एरिया होता है। अब अगर चार्ज दौड़ेगा तो अपना एरिया या अपना जो सामान है वो रख के थोड़ा ना दौड़ेगा कि ले भाई थोड़ी देर के लिए मैं दौड़ के आता हूं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको संभाल के रखना, मैं जाके आता हूं अभी। ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, जहां भी चार्ज आएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा। तो चार्ज चाहे रेस्ट में हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन करे, चाहे एक्सीलरेटेड मोशन करे, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा। तो सर यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। रेस्ट वाला चार्ज तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आता है और कुछ भी नहीं लेकर आता, उसकी औकात ही नहीं है कुछ और पैदा करने की, उसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि चार्ज मोशन में है, तो मोशन में अगर चार्ज होगा तो एक बात बता भाई, अगर चार्ज दौड़ा, सर चार्ज दौड़ा, ठीक है चार्ज दौड़ा, बहुत बढ़िया, चार्ज दौड़ा। अगर चार्ज दौड़ा तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताना, मैंने पंखा चलाया,
पंखा चलाया मतलब पंखा क्यों चला? क्योंकि पंखे के अंदर करंट गई भाई। अच्छा, करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब करंट गई मतलब चार्ज गया। मतलब जब भी चार्ज दौड़ता है तो करंट जाती है। पंखा चलाने के लिए मैंने बटन दबाया, बटन दबाते ही उसमें चार्ज गया मतलब करंट गई। इसका मतलब करंट से बॉडी घूम रही है, पंखा चल रहा है। करंट से टीवी चल रहा है, करंट से कैमरा चल रहा है, करंट से ये बोर्ड चल रहा है, करंट से एसी चल रही है, करंट से सब कुछ चल रहा है। और करंट से चल रहा है मतलब चार्ज जा रहा है उसके पास। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चर्चा करेंगे कि करंट कैसे कैसे दौड़ती है, क्या चार्ज होता है, चार्ज कैसे एनर्जी को लेके जाता है, बैटरी का क्या रोल होता है। बट अभी आप समझिए कि अगर चार्ज दौड़ा मतलब करंट आई, तो सर यहां से चार्ज दौड़ा मतलब करंट आई। सर करंट आ गई, चार्ज दौड़ा मतलब करंट आ गई भाई साहब। अच्छा, करंट आने से ऐसा क्या हुआ? हमने बटन दबाया, चार्ज दौड़ा, करंट आई। आपने एक मूवी देखी होगी, उसका नाम है क्रिश। क्रिश 2 के अंदर जब क्रिश और काल की लड़ाई हो रही होती है तो लास्ट में वो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और क्रिश की बहुत भयंकर पिटाई होती है। बट वहां पर एक मशीन रखी होती है और काल तो बेचारा भिखारी आदमी था, गरीब आदमी, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, तो लोहा चिपका के आया था अपनी बॉडी पर। तो लोहा जब उसने चिपका रखा था, क्रिश ने एक बटन दबाया और बटन दबाते ही वहां पीछे एक बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बिजली से चलती है, तो बटन दबाते ही वो काल उड़ के गया और वहां चिपक गया। अच्छा, चिपक गया इसका मतलब लोहे को किसी ने खींचा, और लोहे को खींचती है चुंबक, मैग्नेट। इसका मतलब जब कृष्ण ने बटन दबाया, बटन दबाने से क्या बना? करंट आई। करंट के जाने से क्या बना? मैग्नेट बनी, और मैग्नेट ने काल के लोहे को अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब जब करंट आती है तो करंट अपने साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी लेकर आती है। तो सर करंट आएगी तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड आवेगा। ओ माय गॉड! मतलब सर जब चार्ज दौड़ रहा होगा मतलब करंट दौड़ रही होगी, और करंट दौड़ रही होगी तो वो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर जाएगी। मैं समझ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ दौड़ता हुआ चार्ज अपने साथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड लेकर आता है। मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे आगे चलकर हम बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब वो दौड़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेता ही है, साथ में वो अपने साथ करंट लेके चलता है, और करंट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। अच्छा सर, अगर मान लो वो एक्सीलरेट मोशन करे तो? एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है या तो कोई चार्ज पार्टिकल सर्किल पे घूमे, या फिर उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, या फिर स्पीड भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही हो और वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हो। तो सर एक बात बताओ, आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर क्लासेस से नीचे वाली क्लासेस में आता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है, और जब लोअर क्लासेस से हायर क्लासेस में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपनी स्पीड को बढ़ाता है मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, और अगर अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है मतलब वो एनर्जी को इमिट कर रहा है। ठीक, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड हुआ है, उसकी स्पीड बढ़ी है मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्व की है, और अगर उसकी स्पीड घटी है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मतलब कुछ एनर्जी बाहर निकल गई। इसका मतलब अब वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो सर एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है मतलब दौड़ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, और साथ में दौड़ा मतलब करंट आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आया, बी वेक्टर भी आया भाई साहब, तो बी वेक्टर भी आया सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वो दौड़ रहा है मतलब एनर्जी इमिट कर रहा है, और एनर्जी इमिट कर रहा है इसका मतलब रेडिएशन भी आई, और इन्हीं रेडिएशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की उसने। क्या प्रोड्यूस की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार्ज जब दौड़ता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब वो एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब देखो हमारी जो एनसीईआरटी है ना, उसे इसी बेसिस पर, मतलब 12th की पूरी फर्स्ट बुक में हमको चार्ज की स्टडी करनी है, इस टाइप से स्टडी करनी है, और जो चैप्टर्स बनाए गए हैं 12th की फर्स्ट एनसीईआरटी में, उसके अंदर इसी बेसिस पे चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो ध्यान से देख भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी है रेस्ट पे बिठा के, तो जो पहला चैप्टर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टेट्स, स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टेट्स फर्स्ट, और दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट्स सेकंड। इन दोनों के अंदर ही चार्ज को रेस्ट पे बिठाया गया है। चार्ज इज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टेट्स,
और इसी के अंदर एक सब टॉपिक भी आता है, हम उसको चैप्टर के टर्म्स में पढ़ेंगे। अगर बोर्ड के लिए पढ़ते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 लेक्चर का मामला है, लेकिन अगर हम उसको जेई के लेवल पे पढ़ें या नीट के लेवल पे पढ़ें तो वो जो मैं सब टॉपिक बता रहा हूँ कैपेसिटर, वो कम से कम भी 15 या 10 से 15 लेक्चर्स का मामला है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम कैपेसिटर को। तो सर यहाँ पर एक और टॉपिक है कैपेसिटर, संधारित्र। पंखे के अंदर व्हाइट कलर का एक कंडेंसर लगा होता है। जब पंखा कभी धीरे चल रहा होता है तो पापा बोलते हैं कि यार कंडेंसर खराब हो गया, ठीक, तो वही कंडेंसर होता है कैपेसिटर। ये चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर करता है मतलब दौड़ाता नहीं है, स्टोर करता है, रेस्ट में रखता है, तो उसको हम कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब सर यूनिफॉर्म मोशन करवाएंगे हम लोग, चार्ज को दौड़ाएंगे, चार्ज दौड़ेगा तो करंट आएगी। इसका मतलब हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमें करंट पढ़ना है। अच्छा, जब करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब करंट ने क्या बना दिया, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर्स हैं, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये दोनों इसी के पार्ट हैं, क्योंकि करंट आई तो मैग्नेट बना। अच्छा, जरूर हमारी जो नेचर है ना वो सिमेट्री पर बेस्ड है। करंट से मैग्नेट बन सकता है तो मैग्नेट से भी करंट बन सकती है। घर के अंदर जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, या फिर हम जब शादी वगैरह के अंदर जाते हैं, कोई भी फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर जनरेटर लगा होता है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाता है। उसके अंदर हम डीजल डालते हैं तो डीजल से करंट नहीं बनता है, डीजल से आर्मेचर घूमता है, टरबाइन घूमता है उसके अंदर, और उससे क्या बनती है, करंट बनती है। बड़े बड़े जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर ऊपर से पानी गिरता है पंखुड़ियों पर, और उससे वो घूमती है, इससे आर्मेचर घूमता है। जनरेटर लगा होता है उनके अंदर बेसिकली। बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ होती है, विंड मिल्स होती है, उनके अंदर भी जनरेटर लगा होता है, वो हवा से बिजली बनती है। तो सर ऐसा होता क्या है, बेसिकली हम करंट से मैग्नेट बना सकते हैं और मैग्नेट से भी करंट बना सकते हैं। वो चैप्टर जिसमें हम मैग्नेट से करंट बनाना सीखेंगे। देखो तुम्हारे सामने एक चीज आई होगी, तुमने पढ़ा होगा, एक टॉपिक होता है जनरेटर। जनरेटर जनरेटर तुमने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा कि सर एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, 2 मैग्नेट्स के बीच में एक आर्मेचर लगा होता है, और ये आर्मेचर रोटेट कर रहा होता है, और जब ये आर्मेचर घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से करंट का निर्माण होता है, करंट बनती है। मतलब सर करंट से मैग्नेट और मैग्नेट से करंट बन सकती है? हाँ, तो मैग्नेट से करंट बनाना सिखाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो करंट पढ़ेंगे, फिर करंट से मैग्नेट बनाएंगे, फिर मैग्नेट से करंट बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। EMI के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। इसी के अंदर हम सारी करंट बनाना, कैसे करंट प्रोड्यूस होती है, कैसे जनरेटर काम करता है, कैसे मोटर काम करती है, ये सारी चीज हम इसी में सीखने वाले हैं। इंडक्शन मोटर, सारी चीजें। अच्छा, उसके अलावा अब छठा टॉपिक इसके अंदर आता है अल्टरनेट करंट, AC। अब सर AC क्यों पढ़ा रहे हो हमको, अल्टरनेट करंट क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि हमारे घरों के अंदर अल्टरनेट करंट आती है, हमको उसके बारे में जानना जरूरी है। हमारे घरों के अंदर जो चीज़ आ रही है कम से कम उसके बारे में तो जाने एक इंसान कि सर हमारे घरों में अल्टरनेट करंट आ रही है तो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, हमारे घर में बिल कैसे आता है, कैसे हम करंट को यूज़ में लेते हैं, ठीक है, कैसे मोबाइल फोन्स चार्ज होते हैं AC से। तो सर ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट का टॉपिक होगा 7th, उसके अंदर हम चार्ज को एक्सीलरेट करेंगे, और एक्सीलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। मतलब 7th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरीके से 12th की पूरी फर्स्ट बुक को डिजाइन किया गया है। पूरी की पूरी फर्स्ट बुक में हम चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्ज जो होता है वो किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो अपने चारों तरफ अपना औकात बना सके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। चार्ज की 3 टाइप से स्टडी करेंगे, रेस्ट पर, यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सीलरेटेड में, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर। ये जो PPT है जो मैंने बनाया है बोर्ड पे, मैं इसकी पिक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चैनल पर। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ में आया। अरे मुझे तो समझ में आया, क्या तुमको समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने चैनल फिजिक्स पोडियम को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मजा आ सके। अच्छा, एक और बात, मैंने अपने दूसरे प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक में चला रखी है, तो एक जगह 11th क्लास चल रही है और एक जगह 12th क्लास स्टार्ट हुई है। तो आज से हमने 12th क्लास का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।